हेलो डॉक्टर्स। तो हमने इम्यूनोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फॉरेन एंटीजन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी जनरेट करता है और ये एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। इनके रिएक्ट करने के बहुत सारे मेथड थे, कई सारे तरीके थे इनके रिएक्ट करने के, लाइक प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो आज मैं इनका डिस्कस क्यों कर रहा हूं? बेसिकली आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का हमारी प्रैक्टिकल मेडिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो वो है इम्यूनो एसे। क्या है? इम्यूनो एसे। यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का हमारी मेडिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को हम बोलते हैं इम्यूनो एसे। अब इम्यूनो एसे क्या होता है समझिएगा। अगर आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? डायग्नोसिस के लिए। जो लेबोरेटरी में डायग्नोसिस होती है ना, हम टेस्ट कराते हैं, जैसे मलेरिया का टेस्ट कराते हैं, टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं। तो ये जो टेस्ट हम कराते हैं, ये जो डायग्नोसिस कराते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर एंटीजन है कि नहीं, हम उसके लिए सैंपल देते हैं ना, कोई चाहे हम अपना ब्लड देते हैं चाहे यूरिन देते हैं। तो जो हमने सैंपल दिया है उस सैंपल में कोई पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये सब डायग्नोस जो हम कराते हैं लेबोरेटरी में, ये जो डायग्नोसिस होती है ना, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पे ही होती है। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज करके इस डायग्नोसिस को कराना ही क्या कहलाता है? इम्यूनो एसे कहलाता है। बात समझ में आ गई? इम्यूनो एसे क्या होता है? दोबारा सुनो। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की हेल्प से ये डायग्नोस कराना कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके उस सैंपल के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वो किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ये पता करना ही क्या कहलाता है? इम्यूनो एसे कहलाता है। इम्यूनो एसे को कभी कभी लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इम्यूनो एसे को सीरोलॉजिकल टेस्ट तब बोलते हैं जब आपने सैंपल की फॉर्म में अपना ब्लड या सीरम दिया हो। जब मैं इम्यूनो एसे बोलता हूं तो इम्यूनो एसे का मतलब यह है कि आप डायग्नोसिस करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने जो सैंपल दिया है वो कुछ भी हो सकता है। वो ब्लड हो सकता है, वो CSF हो सकता है, वो यूरिन हो सकता है। तो आप अगर कोई भी सैंपल दे रहे हैं और आप टेस्ट करा रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पे टेस्ट करा रहे हैं, तो वो इम्यूनो एसे है। लेकिन जब आप सैंपल की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ सीरम दे रहे हैं तो वो सीरोलॉजिकल टेस्ट है। अब मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ इम्यूनो एसे, तो इसमें दो तरह के इम्यूनो एसे होते हैं। एक तो होता है एंटीजन डिटेक्शन एसे और एक होता है एंटीबॉडी डिटेक्शन एसे। यानी एक कंडीशन तो वो है कि आप अपने सैंपल में एंटीजन फाइंड कराना चाहते हैं, एंटीजन डिटेक्शन कराना चाहते हैं, और एक है कि आपने सैंपल दिया है उसमें आप एंटीबॉडी डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो है एंटीबॉडी डिटेक्शन एसे। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई पेशेंट है और इसने अपना सीरम दिया, इसने क्या दिया? अपना सीरम दिया, या आप ऐसे ही समझिए इसने अपना ब्लड दिया। अब ये अपना आप ये चेक कराना चाहता है कि उसको टाइफाइड है कि नहीं। ठीक है, तो टाइफाइड के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो कौन सा होता है? विडाल टेस्ट होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, है ना। इस बैक्टीरिया को चेक करते हैं कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं इस पर्सन के सीरम में या ब्लड में। तो मान लो कि ये साल्मोनेला टाइफी इस सीरम में प्रेजेंट है, तो ये क्या है? एक एंटीजन है, एक तरह से क्या है? एंटीजन है जो किसी पर्सन के अंदर गया था। इसके खिलाफ इस पर्सन की बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। तो अब हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इस साल्मोनेला टाइफी की जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती है उसको हम आर्टिफिशियली डालते हैं। तो यहां हमने एंटीबॉडी डाली है, बट ये एंटीबॉडी कौन सी है? जो साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये एक सैंपल था सीरम या ब्लड का जिसमें साल्मोनेला टाइफी जो था वो एज ए एंटीजन की फॉर्म में प्रेजेंट था, और हमने इसमें क्या किया? सिंथेटिक एंटीबॉडी डाल दी और हमने इसमें एग्जामाइन किया। अगर मुझे यहां एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है तो मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, यानी पर्सन को टाइफाइड है। लेकिन यहां एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो पर्सन को टाइफाइड नहीं है। बात समझ आई? तो यहां आपने किसको टेस्ट किया? यहां आपने इस एंटीजन को टेस्ट किया, एंटीजन को डिटेक्ट किया। किसकी हेल्प से? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की हेल्प से, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की हेल्प से। और इसके लिए आपने क्या किया था? एंटीबॉडी बाहर से डाली थी। तो आपने क्या एम्प्लॉय किया था? वहां पे स्पेसिफिक एंटीबॉडी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी आपने उस टेस्ट ट्यूब में डाली थी। तो एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या डालोगे? एंटीबॉडी डालोगे, तभी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन तो पहले से प्रेजेंट था, आपने को क्या डालना है? एंटीबॉडी डालना है। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है तो रिजल्ट पॉजिटिव है और बंदे को टाइफाइड है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती है तो यानी आपने एंटीबॉडी तो डाली थी बट वहां पे एंटीजन था ही नहीं, और था ही नहीं तो रिएक्शन हुई नहीं, तो रिजल्ट आया नेगेटिव और पर्सन को टाइफाइड नहीं है। तो ये तो हमने डिटेक्ट किया, एंटीजन डिटेक्शन किया। क्या किया? एंटीजन डिटेक्शन किया।
लेकिन मान लीजिए अब हमको दूसरा कंसेप्ट है, हमको एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है किसी भी सैंपल में। तो ये मान लीजिए कोई सैंपल है, ये मान लीजिए कोई सैंपल है ना, और इस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, इस बार एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब आपको एंटीबॉडी पता करनी है कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो आप इसमें क्या डाल दो, एंटीजन डाल दो, क्योंकि रिएक्शन तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होनी है। एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट थी, आपने एंटीजन डाल दिया, तो इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है तो रिजल्ट पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव है। अगर आपको मान लो रिएक्शन नहीं देखने को मिल रही है तो रिजल्ट नेगेटिव है, यानी कि टेस्ट नेगेटिव है। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए आपने क्या डाला, करस्पॉन्डिंग एंटीजन, और एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या डाला, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। समझ में आई आपको, इम्यूनो एसे समझ में आ गया। इम्यूनो एसे को दोबारा एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करिए। इम्यूनो एसे क्या होता है कि आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज करके डायग्नोस कर रहे हैं कि आपके सैंपल में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो उनकी कंसेंट्रेशन क्या है। दिस इज इम्यूनो एसे। अब मैंने आपको बताया था कि जो इम्यूनो एसे करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ कन्वेंशनल तरीके हैं, यानी पुराने तरीके हैं, पुराने मेथड है, कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं, और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कुछ नई टेक्निक्स हैं। जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उनको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, काफी डिटेल में कवर करेंगे, और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली जितनी भी ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एलाइसा, एल्फा, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम कन्वेंशनल टेक्निक को इस लेक्चर में डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ द इम्यूनो एसे, कि जो इम्यूनो एसे हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसकी कन्वेंशनल टेक्निक क्या है, वो टेक्निक्स क्या है। तो बेसिकली 4 टेक्निक है, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपने मेरा एंटीजन एंटीबॉडी वाला जो लेक्चर है वो उसको आपने अच्छे से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको बताया था वहां पे कि प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन मेथड में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ब्लड वेजल है, ये क्या है, आपकी ब्लड वेजल है। इस ब्लड वेजल में क्या फिल्ड होगा, ब्लड फिल्ड होगा, है ना, और ब्लड का ही पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा या फिर सीरम। अब इस सीरम के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि कोई एक एंटीजन है, और ये एंटीजन कैसा है, सॉल्यूबल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है इस प्लाज्मा और इस सीरम के अंदर, सॉल्यूबल है, डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट हुआ है। अगर ये एंटीजन डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है इस प्लाज्मा या सीरम के अंदर, तो हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, वो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व फॉर्म में है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाता है, फिर एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल मास होता है। क्या होता है, इनसॉल्यूबल मास होता है। तो अब जो एंटीजन सॉल्यूबल फॉर्म में था वो इनसॉल्यूबल मास की फॉर्म में मिल जाता है, और जैसे ये इनसॉल्यूबल मास की फॉर्म में मिलता है, हमारी इम्यून सेल्स इसको रिकॉग्नाइज कर देती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बात समझ में आई, ये हमारी बॉडी में होता है। अब इसी टेस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, इस प्रेसिपिटेट वाली मेथड को हम लेबोरेटरी में करना चाहते हैं, यानी इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, लेबोरेटरी में करना चाहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप लेबोरेटरी में करना चाहते हो तो आपको कुछ मीडियम लेने पड़ेंगे। किसी मीडियम में तो आप कंडक्ट करोगे ना इस रिएक्शन को। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप लिक्विड मीडियम ले लें, और एक तरीका ये होता है कि आप जेल मीडियम ले लें। जब आप लिक्विड मीडियम में कराते हो तो आपको 2 तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक तो आपको देखने को मिलता है रिंग टेस्ट, और एक आपको देखने को मिलता है फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आपने एक टेस्ट ट्यूब ली थी और इसमें आपने एंटीजन और एंटीबॉडी को मिक्स किया, तो ये दोनों के मिक्स करने से क्या बनना है, एक प्रेसिपिटेट बनना है। यही तो बताया मैंने, प्रेसिपिटेट बनना है, यानी एक इंसॉल्यूबल मास बनना है। अगर ये इंसॉल्यूबल मास आपको रिंग की फॉर्म में देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस रिंग की फॉर्म में देखने को मिलता है, तो इसको बोलेंगे रिंग टेस्ट। लेकिन जो इंसॉल्यूबल मास है वो आपको एक रिंग की फॉर्म में देखने को नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे फ्लॉक्यूल्स, फ्लॉक्स, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनकी फॉर्म में देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट। अब रिंग टेस्ट कहां मिलता है और फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट कहां मिलता है उसको समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में रिंग टेस्ट के बारे में। जो रिंग टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं और एक रिंग बनाते हैं। ये रिंग क्या है, बेसिकली प्रेसिपिटेशन है, जो किसकी वजह से तैयार हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से तैयार हुआ है। ये जो रिंग टेस्ट है इसको ये हमको देखने को मिलता है किस केस में, एस्कोली थर्मो रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जो कि किसके लिए किया जाता है, एंथ्रेक्स। यानी एंथ्रेक्स एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, उससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है
वो हमको इस केस में रिंग के फॉर्म में देखने को मिलता है इन द एस्कोली थर्मो रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल लेंस फील्ड ग्रुपिंग टेस्ट, इस केस में भी हमको रिंग देखने को मिलती है। ये परफॉर्म किया जाता है किसके लिए? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। और इसमें जो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ये अगेंस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंटीजन प्रोड्यूस करता है प्रेसिपिटेट रिंग। ओके, अब रिंग टेस्ट में हमको एक हाइपोथेसिस देखने को मिलती है, दैट इज मैरिक लैटिस हाइपोथेसिस। अब मैरिक लैटिस हाइपोथेसिस क्या कहती है? वो कहती है कि रिंग का फॉर्मेशन तभी होगा जब कंसंट्रेशन एंटीजन और एंटीबॉडी की ऑलमोस्ट इक्वल होगी। जाहिर सी बात है कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट होगी तो उतना ही अच्छा क्या होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी उस टाइम पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होगी वो अच्छी होगी और उस जोन को हम जोन ऑफ इक्विवेलेंस बोलेंगे, क्योंकि वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसको मैं आपको एक ग्राफ के तौर पे दिखाना चाहूं तो यहां जो इस ग्राफ में ये वाला जो पार्ट है, एक्स एक्सिस जो है हमारी, एक्स एक्सिस जो है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है? प्रेसिपिटेट फॉर्म, और वाई एक्सिस पे क्या है? एंटीजन एडेड। आप जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस केस में एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विवेलेंट है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो इस केस में जो रिएक्शन हो रही है एंटीजन एंटीबॉडी की, वो बहुत अच्छी रिएक्शन हो रही है, इसलिए यहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म भी क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए इतना ऊपर तक गया है, यानी मैक्सिमम। तो यहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्म अच्छा हो रहा है, इसलिए यहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब आप पीछे की तरफ जाओ तो यहां पे एंटीबॉडी ज्यादा थी, यहां पे एंटीबॉडी ज्यादा थी और एंटीजन कम था, तो इसलिए अच्छी रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए यहां रिंग नहीं बनी। और वैसे ही अगर हम यहां पे जाएं तो यहां एंटीजन ज्यादा था, यहां एंटीबॉडी ज्यादा थी, यहां एंटीजन ज्यादा था। अब यहां एंटीजन ज्यादा है लेकिन एंटीबॉडी कम है, तो भी यहां पे उतनी अच्छी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अच्छी रिएक्शन तभी होगी जब दोनों की कंसंट्रेशन लगभग इक्विवेलेंट होगी। तो इसलिए ना तो रिंग यहां बनती है ना रिंग यहां बनती है, रिंग यहां बनती है जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। एक सवाल और आप पूछ सकते हैं कि सर जहां एंटीबॉडी ज्यादा है वहां उसको प्रोजोन कहा गया है और जहां एंटीजन ज्यादा है उसको पोस्ट जोन कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसका भी एग्जांपल समझिए। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले क्या डाली? एंटीबॉडी डाली। क्या डाली? एंटीबॉडी। इस टेस्ट ट्यूब में एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? एंटीजन ऐड किया। क्या ऐड किया? एंटीजन ऐड किया। तो जब हमने एंटीजन ऐड किया तो एंटीजन कम था और एंटीबॉडी ज्यादा थी, तो यहां पे रिएक्शन नहीं हुई, यहां पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अच्छा, अब हमने क्या किया? डाइल्यूशन किया। क्या किया? डाइल्यूशन किया। इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूशन किया। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है कि डाइल्यूशन करने से जो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होने लगेगी? रिड्यूस होने लगेगी। ठीक है, डाइल्यूशन करने से क्या होता है? एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन इस टेस्ट ट्यूब में कम होने लगेगी, और जैसे ही एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी तो उसकी जो बाइंडिंग इफेक्टिवनेस होती है एंटीजन के साथ, वो भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो यहां पे एंटीबॉडी ज्यादा थी, लेकिन जब आपने डाइल्यूशन किया तो यहां पे एंटीबॉडी अब क्या हो गई? कम हो गई। तो एंटीजन भी कम और एंटीबॉडी भी कम, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? अप्रॉक्स इक्वल। तो इसलिए यहां पे आपको क्या देखने को मिला? रिंग देखने को मिला। ठीक है, तो ये थी प्रोजोन। क्या थी? प्रोजोन, पहले वाली जोन। ये क्या है? जोन ऑफ इक्विवेलेंस। यहां दोनों बराबर हो गए। अब हमने क्या किया? इसका और डाइल्यूशन किया, और डाइल्यूशन किया तो यहां पे एंटीबॉडी और कम हो गई और एंटीजन की वैल्यू अब क्या हो गई? ज्यादा हो गई, क्योंकि आप जैसे जैसे डाइल्यूशन करते चलोगे एंटीबॉडी का वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो एंटीबॉडी अब कम हो गई और एंटीजन हो गया ज्यादा। तो यह है पोस्ट जोन। इसमें भी क्या होगा? आपका रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि रिंग तभी बनेगी जब दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट होते हैं। तो डाइल्यूशन के बेसिस पे हमने नाम दिए हैं इसको पोस्ट जोन और इसको प्रोजोन। प्रोजोन में एंटीबॉडी ज्यादा होती है और पोस्ट जोन में एंटीजन ज्यादा होते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? आपको कुछ याद आ रहा है? इम्यूनो ऐसे पढ़ रहे थे, उसकी कन्वेंशनल टेक्निक पढ़ रहे थे। कन्वेंशनल टेक्निक में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब पढ़ा था? जब हम इसे लिक्विड मीडियम में कर रहे हैं। लिक्विड मीडियम में करने के दो तरीके थे, एक तो रिंग टेस्ट और एक फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। रिंग टेस्ट हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं फ्लोक्यूलेशन टेस्ट के बारे में। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट में क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करती हैं और एक फ्लॉक्स बनाती हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक इंसोल्यूबल मास का प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो फ्लोक्यूलेशन टेस्ट है ये आप इसे स्लाइड पे कर सकते हैं या टेस्ट ट्यूब के अंदर कर सकते हैं। जब स्लाइड के ऊपर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट, और इसका एग्जांपल है VDRL, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और जब आप इसे टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट करते हैं तो बोलते हैं टेस्ट ट्यूब फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। इसका एग्जांपल है काहन टेस्ट। ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये किए जाते हैं ट्रेपोनोमा पैलिडियम के लिए, जो कि सिफिलिस कॉज करता है।
आगे बात समझ में आपको? तो हम बेसिकली हम पढ़ रहे थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक बार हमको लिक्विड मीडियम में पढ़नी थी और एक बार हमको जेल मीडियम में पढ़नी थी। तो लिक्विड मीडियम में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे जेल मीडियम में। अगर हम इसे जेल मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कौन सा जेल यूज कर रहे हैं। तो यहां हम जो जेल यूज करते हैं वो होता है 1% एग्रोज जेल। अच्छा, हमको जेल का पता चल गया। अब क्या बात है? अब ये बात है कि रिएक्शन वही टेस्ट ट्यूब में कराओगे या स्लाइड में कराओगे। अगर हम रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन रिएक्शन। और जब हम उसको स्लाइड पे कराते हैं तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट इसमें चीज होती है कि जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा है। अगर सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगल डिफ्यूजन, और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं डबल डिफ्यूजन। बातें दोबारा रिपीट करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी, जेल मीडियम में करा रहे हैं, एग्रो जेल लिया है। रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं तो वन डायमेंशन है, और स्लाइड पे करा रहे हैं तो टू डायमेंशन है। सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा है तो सिंगल डिफ्यूजन है, और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव कर रही है तो डबल डिफ्यूजन है। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम टेस्ट को टेस्ट ट्यूब में, जो भी हमारा टेस्ट है उसे टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट करा रहे हैं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम कहां करा रहे हैं? टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं। अगर टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वन डायमेंशन होगी। अब इस वन डायमेंशन में दो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा हो या एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव कर रही हो। ठीक है, अगर सिर्फ एंटीजन मूव करता है, सिर्फ एंटीजन मूव करता है तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल सिंगल डिफ्यूजन टेस्ट। अगर सिर्फ एंटीजन मूव करता है, और इसका एग्जांपल है ऑर्डिन टेस्ट। अगर मान लीजिए हम रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट करा रहे हैं लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव करती हैं तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन डबल डिफ्यूजन टेस्ट, और इसका एग्जांपल है ऑकले फुलथॉर्पी टेस्ट। आई रिपीट अगेन, अगर मैं टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कंडक्ट करा रहा हूं और ये सिर्फ एंटीजन मूव करता है तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन सिंगल डिफ्यूजन टेस्ट, और इसका एग्जांपल है ऑर्डिन टेस्ट। अगर मैं रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट करा रहा हूं तो हम इसको बोलेंगे वन डायमेंशन डबल डिफ्यूजन जब जब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव करेंगे। इसका एग्जांपल है ऑकले फुलथॉर्पी टेस्ट। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट हो रही है ना, और यहां पे ये देखो सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा है, सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा है, यानी वन डायमेंशन सिंगल डिफ्यूजन। ये है ऑर्डिन टेस्ट। क्या है? ऑर्डिन टेस्ट। यहां पे आप देखो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है बट एंटीजन भी मूव कर रहा है और एंटीबॉडी भी मूव कर रही है, यानी वन डायमेंशन डबल डिफ्यूजन। इसको बोलेंगे ऑकले फुलथॉर्पी टेस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने तब बात किया जब रिएक्शन किस में हो रही है? टेस्ट ट्यूब में। अब हम आते हैं स्लाइड के ऊपर कि रिएक्शन अगर स्लाइड में हो रही है, अगर रिएक्शन स्लाइड पे हो रही है तो ये टू डायमेंशन है। इसमें भी वही केस कि सिर्फ एंटीजन मूव करे या एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव करें। तो सिर्फ एंटीजन मूव करता है तो इसको बोलते हैं हम टू डायमेंशन सिंगल डिफ्यूजन टेस्ट, और इसका एग्जांपल है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट और मैंसिनी मेथड। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए रिएक्शन हम स्लाइड पे करा रहे हैं लेकिन बोथ एंटीजन एंटीबॉडी मूव कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल डबल डिफ्यूजन टेस्ट, और इसका एग्जांपल है आफ्टरनॉनी डबल डिफ्यूजन टेस्ट। इसी का भी फर्दर एक एग्जांपल होता है जिसको बोलते हैं इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जो किया जाता है कॉर्निनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई? शायद हमने बहुत कुछ ज्यादा पढ़ लिया, तो हमको एक बार रिकॉल करने की जरूरत है। वी नीड टू रिकॉल। आप बिल्कुल बेसिक पे जाइए जहां से मैंने स्टार्ट किया था। हम इम्यूनो एसे पढ़ रहे थे। इम्यूनो एसे की टेक्निक्स थी, कन्वेंशनल टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक। कन्वेंशनल टेक्निक में हमको पढ़ना था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये हमें पढ़ने थे। हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लेबोरेटरी में करनी थी, तो हमने या तो लिक्विड मीडियम लिया था या फिर जेल मीडियम लिया था। लिक्विड मीडियम में हमने दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए, रिंग टेस्ट और फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। रिंग टेस्ट में हमने मेरिक लैटिस हाइपोथेसिस पढ़ी थी। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट में हमने ये देखा था कि या तो हम इसे स्लाइड पे परफॉर्म करेंगे या फिर ट्यूब पे, टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे। स्लाइड पे परफॉर्म कराने का एक एग्जांपल है VDRL, और टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कराने का एक एग्जांपल है काहन टेस्ट। दोनों होते हैं ट्रेपोनोमा पैलिडियम के लिए। ठीक है सर। अब हम आ गए थे जेल मीडियम पे कि ये रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो हमें जेल में करानी है। लेकिन जेल में भी हमने दो चीजें देखी, या तो हम टेस्ट ट्यूब में कराएंगे या फिर स्लाइड में कराएंगे। टेस्ट ट्यूब में कराएंगे तो उसको मैंने 1D बोला था, और स्लाइड में कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? 2D बोला था। अब कहानी आती है कि सिर्फ एंटीजन मूव करेगा या एंटीबॉडी मूव करे, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव करेंगे। अगर सिर्फ एंटीजन मूव करता है तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन सिंगल डिफ्यूजन, एग्जांपल है ऑर्डिन टेस्ट। और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव करेंगे तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन डबल डिफ्यूजन टेस्ट। इसका एग्जांपल था ऑकले फुलथॉर्पी टेस्ट। अब स्लाइड पे आते हैं कि इस रिएक्शन को स्लाइड पे कंडक्ट करा रहे हैं, स्लाइड पे कंडक्ट करा रहे हैं तो ये टू डायमेंशन हो गया। अब इसमें भी वही बात कि सिर्फ एंटीजन मूव करेगा या एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव करेंगी। सिर्फ एंटीजन मूव करेगा तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशन सिंगल डिफ्यूजन टेस्ट। इसका एग्जांपल है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट या फिर मैंसिनी मेथड।
लेकिन अगर मान लीजिए एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मूव करते हैं तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन डबल डिफ्यूजन टेस्ट, और इसका एग्जांपल है ऑक्ट्रलोनी डबल डिफ्यूजन टेस्ट। इसका फर्दर एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं एलेक्स जेल प्रेसिडेंट टेस्ट, जो किया जाता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। रिकॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सबसे बड़ी थी, हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अपने नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो हम बात करेंगे एग्लूटेशन रिएक्शन के बारे में। एग्लूटेशन रिएक्शन बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, अभी जो हमने प्रेसिपिटेशन में आपको बताया था, प्रेसिपिटेशन में हमने आपको बताया था कि ये ब्लड वेजल है, ये क्या है आपकी ब्लड वेजल है, और इस ब्लड वेजल में क्या है आपका ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वहां जो आपका एंटीजन था वो सॉल्यूबल था, लेकिन इस केस में एग्लूटिनेशन रिएक्शन के केस में जो आपका एंटीजन है वो सॉल्यूबल नहीं है, वो कैसा है, इनसॉल्यूबल है। कैसा है, इनसॉल्यूबल है, या फिर पार्टिकुलेट नेचर का है। किस नेचर का है, पार्टिकुलेट नेचर का है। तो ये तो इनसॉल्यूबल है, ये तो क्लियरली विजिबल होगा। अब ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया है तो इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी वाला वीडियो लेक्चर आपने मेरा देखा ही होगा, है ना, नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। तो ये एंटीबॉडी बनाएगा और इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब देखो जब एग्लूटिनेशन में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जब एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है तो होता ये है कि ये जो एंटीबॉडी है ना, ये आपको पता है इस तरीके की वाई शेप की होती है। ये क्या करती हैं, इस एंटीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। ये इस एंटीजन को क्या कर लेती हैं, अपने साथ बाइंड कर लेती हैं, और इस एंटीजन को अपने साथ बाइंड करना कहलाता है क्लंपिंग। क्या कहलाता है, क्लंपिंग। तो बेसिकली एग्लूटिनेशन में क्या होता है, क्लंपिंग होता है। किसका क्लंपिंग होता है, एंटीजन का। एंटीजन का क्लंपिंग होने से क्या मतलब है कि जो एंटीजन है उनको एंटीबॉडी क्या करती हैं, अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। अब बाइंड करने का क्या लॉजिक है, बाइंड करने का ये लॉजिक है कि बाइंड करने से ये अदर ऑर्गन्स में जाके, टिश्यू में जाके वहां दिक्कत कॉज नहीं करेगा, वहां बीमारी नहीं फैलाएगा। और दूसरी चीज है कि ये बाइंड करके इसको किसके हवाले कर देती हैं, हमारी बॉडी में जो फेगोसाइट्स होती हैं, लाइक न्यूट्रोफिल, लाइक मोनोसाइट, लाइक नेचुरल किलर सेल्स, उनके हवाले कर देती है, टी किलर सेल्स के हवाले कर देती हैं कि लो मैं इस एंटीजन को पकड़ के लाई हूं, तुम इसको मार दो। तो आपने बाइंड करवाया और उसको किल करने के लिए भी दे दिया। ये फायदा होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन का। एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बेटर होती है क्योंकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन फास्टर होती है और मोर सेंसिटिव होती है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन को जब हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तो लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तो हमको दो तरह की ये देखने को मिल सकती है। एक हो सकती है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन और एक होती है इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, जिसको हम पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पहले डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें वही केस था कि एक एंटीजन है वो आपके पास है, उस एंटीजन से एंटीबॉडी क्या करेगी, डायरेक्टली बाइंड करेगी और दो क्या कर लेगी, उनकी क्लंपिंग कर लेगी। किसकी क्लंपिंग कर लेगी, इस एंटीजन की क्लंपिंग हो जाएगी। तो यहां आप देख रहे हैं ये एंटीजन है, एंटीबॉडी इसके पास आई और एंटीबॉडी ने पास आके इस एंटीजन की क्या कर ली, क्लंपिंग कर ली। डायरेक्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी आपसे अपने आप से रिएक्ट कर गए। चलो इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि यहां पे जो हमारा एंटीजन था वो सॉल्युबल फॉर्म में, जैसा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता था। तो यहां क्या होता है कि जो हमारा सॉल्युबल एंटीजन है, जो हमारा सॉल्युबल एंटीजन है, पहले ये कन्वर्ट होगा इनसॉल्युबल एंटीजन में। बात समझ में आ रही है? आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में जो आपका एंटीजन था वो पार्टिकुलेट फॉर्म में था, इनसॉल्युबल फॉर्म में था, लेकिन इनडायरेक्ट के केस में जो आपका एंटीजन है वो सॉल्युबल फॉर्म में, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनसॉल्युबल फॉर्म में, पार्टिकुलेट फॉर्म में। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? आप कन्वर्ट करते हो इसको बाई एडजॉर्प्शन ऑन द लेटेक्स पार्टिकल और आरबीसी सरफेस। आप ये देख रहे हैं ये सॉल्युबल एंटीजन है, इसको एडजॉर्ब किया गया है, यहां पे ये एडजॉर्ब किया गया है लेटेक्स पार्टिकल के ऊपर। जब ये एडजॉर्ब हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल एंटीजन में, और फिर इस इनसॉल्युबल एंटीजन पे एक्ट करती है एंटीबॉडी, और तब जाके इनकी क्या होती है, क्लंपिंग होती है। तो यहां पे क्या था, वो ऑलरेडी पार्टिकुलेट फॉर्म में प्रेजेंट था, डायरेक्ट रिएक्शन होनी थी बस एंटीबॉडी की। यहां पहले वो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट था, उसको पहले इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तब जाके एंटीबॉडी उससे बाइंड की, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इनडायरेक्ट मेथड के एग्जांपल की बात करूं, तो दैट इज लेटेक्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसमें आप क्या करते हैं, लेटेक्स पार्टिकल को यूज करते हैं एडजॉर्प्शन के लिए, और यहां एंटीबॉडी जो यूज कर दी जाती है क्लंपिंग के लिए वो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी। और ये टेस्ट बेसिकली कंडक्ट किया जाता है किसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। बात समझ में आ गई? ये तो हमने बात करी थी इनडायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट के बारे में थोड़े और बात करते हैं। तो डायरेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में आके डायरेक्टली क्या करती हैं, बाइंड कर जाती हैं, इंटरेक्ट कर जाती हैं और क्लंपिंग कर देती हैं एंटीजन की। बट ये जो एंटीजन एंटीबॉडी की जो मीटिंग है ये कहां हो रही है, ये भी मैटर करता है। कभी कभी हम इसको
ये इस रिएक्शन को स्लाइड पे कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट जब हम करते हैं, हम ब्लड ग्रुप पता करते हैं कि ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो उसमें जो रिएक्शन कंडक्ट होती है ये किस पे कराते हैं, हम स्लाइड पे कंडक्ट कराते हैं। कभी कभी हम इसको टेस्ट ट्यूब पे कराते हैं, जैसे कि टाइफाइड की केस में जब हम विडाल टेस्ट करते हैं तो हम इस रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट कराते हैं। एक होता है वेल फेलिक्स टेस्ट जो रिकेट्सिया के लिए किया जाता है, वो भी टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट किया जाता है। पॉल बनेल टेस्ट है, एपिस्टेन बार वायरस के लिए कंडक्ट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट है सेट और कैट। सेट को बोलते हैं स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये ब्रूसेल्ला के लिए किया जाता है, और वहां कैट होता है, इसको बोलते हैं कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये किया जाता है माइकोप्लाज्मा के लिए, ये भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटीजन लेते हैं, एंटीबॉडी लेते हैं, दोनों की रिएक्शन करवाते हैं और रिजल्ट देखते हैं। एक और टेस्ट है जो टेस्ट ट्यूब में कराया जाएगा, जो कि एग्लूटिनेशन टेस्ट का एग्जांपल है, इसको बोलते हैं कुम्ब्स टेस्ट। कुम्ब्स टेस्ट को भी हम एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं। इसका हेल्पफुल क्या है, किसके लिए है ये, इसकी हेल्प से हम पता करते हैं एंटीबॉडीज, उन एंटीबॉडीज को पता करते हैं जो आरबीसी की सरफेस के अगेंस्ट अपना एक्शन शो कर देती हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज दैट एक्ट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो एक बार तो हमने इसको स्लाइड पे कराया है ना, और एक बार हमने टेस्ट ट्यूब पे कराया। कुछ ऐसे भी टेस्ट होते हैं जिनको हम माइक्रो टाइटर प्लेट पे कराते हैं। माइक्रो टाइटर प्लेट पे करा के माइक्रोस्कोप से उनका एग्जामिनेशन करते हैं तुरंत की तुरंत। इसका एक एग्जांपल है मैट, इसका एग्जांपल है मैट, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड इट इज कंडक्ट फॉर द लेप्टोस्पायरा। तो आज से आप सेट, कैट और मैट में कंफ्यूज नहीं होंगे। सेट इज डन फॉर द ब्रूसेला, कैट इज डन फॉर द माइकोप्लाज्मा एंड मैट इज डन फॉर द लेप्टोस्पायरा। तो यहां हमने अपनी सेकंड रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली, दैट इज एग्लूटिनेशन। तो हमको 4 पढ़ना था, प्रेसिपिटेशन हमने खत्म कर लिया, एग्लूटिनेशन खत्म कर लिया। अब हमारा बचा है कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। तो अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के बारे में। देखो अब तक जो हम पढ़ रहे थे, चाहे हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी हो, चाहे हमने एग्लूटिनेशन रिएक्शन पढ़ी हो, वहां हमने एंटीजन को फाइंड आउट किया था। किसको फाइंड आउट किया था, एंटीजन को फाइंड आउट किया था, रिएक्शन करवा के, किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करवा के। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में हम किसको डिटेक्ट करते हैं, इस बार हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं कि जो पेशेंट का सीरम है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं, और उन एंटीबॉडी का पता करते हैं जो हमारी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड कर जाती है। तो इन कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ये कंडक्ट किया जाता है उन एंटीबॉडीज के लिए जो हमारे सीरम में प्रेजेंट है और इनके जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो कंप्लीमेंट प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाती है। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो कराया जाता है उसके जो एग्जांपल है वो है वासरमैन टेस्ट। ये ट्रिपेनोमा पैलिडियम के लिए पहले कराया जाता था, अब नहीं कराया जाता है। अब ट्रिपेनोमा पैलिडियम के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है और सबसे बेहतरीन टेस्ट है वो है टीपीआई टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपेनोमा पैलिडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। तो ये एक एग्जांपल है किसका, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का। इसमें होता क्या है वो समझिएगा इंटरेस्टिंगली। इसमें क्या करते हैं, हम एंटीजन लेते हैं और एंटीबॉडी लेते हैं, साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लेते हैं और सीप की क्या लेते हैं, इरेथ्रोसाइट्स लेते हैं। ये 4 कंपोनेंट हम लेके चलते हैं। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी से बाइंड कर जाता है। तो यहां जो एंटीबॉडी थी वो एंटीजन से क्या कर गई, बाइंड कर गई। और ये जो एंटीबॉडी होती है इनके पास ये एफिनिटी होती है कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनसे जाके बाइंड हो गई, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स थी इनका क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया। किसके साथ फिक्स हो गई है, एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ। तो पहले क्या हुआ, एंटीजन और एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स से कौन बाइंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अगर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होती तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाके इस सीप की इरेथ्रोसाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। बट क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन किससे जाके फिक्स हो गई है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ जाके फिक्स हो चुकी हैं, इसलिए इन्होंने आरबीसी पर अटैक नहीं किया। अगर ये एंटीबॉडी नहीं होती तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो इससे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड नहीं होती, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड नहीं होती तो सीप इरेथ्रोसाइट को क्या कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे आरबीसी ब्रेकडाउन नहीं हुई है, वो इंटैक्ट है। इसका मतलब यहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इससे हमने डिटेक्ट किया कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आरबीसी हमारी लाइसेंस हो जाती तो इसका मतलब ये था कि वहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए फिक्सेशन नहीं हुआ और इसलिए कंप्लीमेंट प्रोटीन ने इरेथ्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बात समझ में आ गई। ये जो कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है ये बेसिकली कंडक्ट किया जाता है फॉर द सेबन फेल्डमैन डाई टेस्ट फॉर द टॉक्सोप्लाज्मा एंड इट इज आल्सो डन फॉर द केस ऑफ द एंटीजन फॉर द एंटीबॉडीज ऑफ रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड आर्बोवायरल इंफेक्शन। So this was all about the complement protein test, a complement fixation test. अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। बहुत कॉमनली यूज होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए पैथोजन है, कोई भी माइक्रोब है, वो टॉक्सिन रिलीज करता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। उस टॉक्सिन जो है वो हमारे लिए एंटीजन की तरह वर्क करेगा, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी।
और एंटीबॉडी बना के इसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। इट इज कंडक्ट एज अ चिक टेस्ट फॉर द Corynebacterium diphtheriae एंड इट इज आल्सो कंडक्ट एज अ नेगुलर रिएक्शन फॉर द Clostridium perfringens। तो यहां पे हमने इम्यूनो एसे की कन्वेंशनल टेक्निक समझी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न टेक्निक समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।